Hello everyone, welcome to Civil Step YouTube channel and you are watching the intensive revision of Foundation Concept स्थापना सीरीज डे 4। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्थापना की ये जो सीरीज कर रहे हैं, हमारी इंटेंसिव रिवीजन की ये सीरीज है जिसमें हम मॉर्निंग के 8 AM हम लोग आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के स्टैटिक टॉपिक्स की रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं एंड शाम को 8 बजे हम आपके साथ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है वो कितनी अच्छी है फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स। तो इसका डबल फायदा है, हमारी रिवीजन भी हो रही है स्टैटिक कंपोनेंट्स की, साथ साथ में ही हमारे एमसीक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं और हमारी अप्लाइड जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द डे 4 ऑफ द स्थापना सेशन। तो इंडियन लैंडफॉर्म्स एंड प्लेसेस इन न्यूज, इस टॉपिक की डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 सेशंस, हमने 2nd, 3rd एंड 4th मार्च को 3 सेशंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने स्थापना का सेशन किया था मॉर्निंग में 8 o'clock एंड वी कवर्ड द टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। और शाम के समय 8 बजे हमने उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। एमसीक्यूज को सॉल्व करके हमें यह भी पता लगा कि जितनी रिवीजन हम लोग टॉपिक्स की कर रहे हैं, क्या वो रिवीजन हमें फायदा दे रही है इन सॉल्विंग दी एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। एंड द फोकस इज यूपीएससी प्रीलिम्स, नॉट ओनली द 2020 प्रीलिम्स। हम आगे आने वाले जो यूपीएससी के प्रीलिम्स हैं उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। 2021 है, 2022 है, बिकॉज द टॉपिक्स दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग इन द लास्ट 3 लेक्चर्स एंड अपकमिंग सेशंस, वो टॉपिक्स एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। एवरग्रीन टॉपिक्स है मतलब बिकॉज दे आर स्टैटिक टॉपिक्स एंड दे विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स आल्सो। तो 3 सेशंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज का हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन 5th मार्च, दैट इज लैंडफॉर्म्स एंड प्लेसेस इन न्यूज। इसके बाद 2 सेशंस हमारे ज्योग्राफी के और होंगे, जिसमें हम 6th एंड 7th मार्च को मॉर्निंग में आपके साथ कुछ टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे एंड शाम को उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का सेशन में किन चीजों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंडिया, इसकी बात करेंगे बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडियन लैंडफॉर्म्स। इंडिया का जो ज्योग्राफिकल यूनिट है, इसके बारे में क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। सदर्न मोस्ट पॉइंट कंट्री का कौन सा है, पिग्मेलियन पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट दैट इज लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंडियन लैंड मास है, द इंटायर टेरिटरी इज एग्जिस्टिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है, इक्वेटर के ऊपर पूरा इंडिया लाई करता है। सदर्न मोस्ट पॉइंट कहां है, इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देन कम्स द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम इंदिरा कोल इन कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3214 किलोमीटर्स एंड ईस्ट वेस्ट विड्थ फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू अरुणाचल प्रदेश इज अबाउट 2933 किलोमीटर्स। सो जो हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो थोड़ा ज्यादा लंबा है एज कंपेयर टू द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ठीक है। इसके बाद जो टोटल एरिया है कंट्री का, दैट इज अबाउट 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, मेकिंग इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। नेचुरली आपको इंडिया से जो बड़ी 6 कंट्रीज हैं, एरिया में जो ज्यादा बड़ी कंट्रीज हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, उनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए आपको कि टॉप पे कौन सी कंट्री आ रही है, दैट इज द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, देन 2nd, 3rd, 4th और इंडिया आने तक कौन कौन सी कंट्री इंडिया से ज्यादा लैंड मास रखती है, इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। द इंटायर सरफेस एरिया जो इस वर्ल्ड का है उसमें से 2.4% सिर्फ इतना ही एरिया है जो इंडियन टेरिटरी में आता है। एंड 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन फॉर इंडिया। सो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट ये जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है। और हम प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आप याद करिए स्थापना के जो हमने सेशन लिया था, फर्स्ट सेशन लिया था, उसमें भी हमने ये देख लिया था कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड किन स्टेट्स के थ्रू पास होके जाता है, ये भी हमने वहां पे डिस्कस किया था। एंड नाउ दिस इज द अपडेटेड मैप फॉर द इंडियन टेरिटरी, पॉलिटिकल मैप है, अपडेटेड मैप है। इसमें लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर यूटी के मैप्स को भी अपडेट कर दिया गया है। इस मैप को बहुत ही केयरफुली स्टडी करना है आप लोगों को। केयरफुली स्टडी करने में आपको क्या चीजें देखनी है, स्टेट्स की लोकेशन बहुत ही बेसिक चीज है। स्टेट्स की लोकेशन आपको पता होना चाहिए, कौन सा स्टेट कहां पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट्स की बाउंड्री किन दूसरे स्टेट्स के साथ शेयर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, यू मस्ट नो दैट गुजरात शेयर्स इट्स बाउंड्री विद राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट झारखंड, किन स्टेट्स के साथ झारखंड अपनी बाउंड्री शेयर करता है, पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिस रीजन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, इसके बारे में जो मेन लैंड है, ये जो बाकी बचा हुआ इंडिया है, यहां के लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। एंड मे बी द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, बट यूपीएससी में नॉर्थ ईस्ट को लेकर, नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी को लेकर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। चाहे नॉर्थ ईस्ट की रिवर्स की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की बात हो, ठीक है, चाहे जो सिटीज हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उनकी बात हो, स्टेट्स की बात हो।
ये सारी चीजें जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो रही हैं इनके ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए, बिकॉज आप जब भी इंडिया का मैप पढ़ेंगे, इंडिया के एटलस खोलेंगे और इंडिया में जो लोकेशंस हैं उनको देखना स्टार्ट करेंगे, यू मस्ट गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू दिस रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, बिकॉज इसके ऊपर से आपको क्वेश्चंस देखने की उम्मीद ज्यादा मिलेगी। आपको मैं ये एक और क्विक बिट देता हूं, आज शाम को जो हम सेशन करने वाले हैं प्रयास का, जिसमें मैं आपसे एमसीक्यूज पूछने वाला हूं ढेर सारे, उनमें से भी एमसीक्यूज में से भी बहुत सारे एमसीक्यूज दे विल पर्टेन टू दिस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो जो आप रिविजन करने वाले हैं अभी अपने लेवल पे, जिन सोर्सेज को, अगर क्रैश कोर्स को कंसल्ट करने वाले हैं हमारे, या फिर दूसरी एनसीईआरटीज को, दूसरे सोर्सेज को कंसल्ट करने वाले हैं, इस रीजन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो रीजन है बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट रहता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। इसी के साथ आपको जो न्यूली फॉर्म्ड रीजन्स हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखनी होगी, बिकॉज हॉट टॉपिक चल रहा है। लास्ट ईयर ही इस पूरे रीजन के साथ पॉलिटिकल जो है ऑर्गेनाइजेशन हुई है, रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, तो यहाँ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिस रीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस नॉर्दर्न रीजन, दिस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज अ हॉटस्पॉट रीजन, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूं कि आप इस रीजन में जो स्टेट्स हैं, जो सिटीज हैं, उनकी बारे में, कैपिटल जो स्टेट कैपिटल्स हैं उनके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल तरोताजा रखिए, अपडेट करते रहिए। एमसीक्यूज भी इसके सॉल्व करने वाले हैं हम आज शाम को। अब बात करते हैं एक एक करके जो इंडिया के लैंडफॉर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, उनकी बात करते हैं। हिमालय से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाईएस्ट एंड यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड की, ठीक है, ये बात हमें क्लियर है। कब बना था हिमालय? अराउंड 50 मिलियन ईयर्स अगो हिमालय स्टार्टेड फॉर्मिंग, जब इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट की कोलिजन हुई आपस में। तो एज आई टोल्ड यू, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की कन्वर्जेंस होती है तब क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन रेंजेस की फॉर्मेशन होती है, और वही फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं हमारे हिमालयन माउंटेन्स। सो हिमालयन माउंटेन्स दे वर फॉर्म्ड आफ्टर कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, एंड द सी विच वॉज लोकेटेड इन बिटवीन, टेथिस सी वॉज द सी जो इंडियन लैंडमास एंड यूरेशियन लैंडमास के बीच में लोकेटेड था हिमालयस की फॉर्मेशन से पहले। बट व्हेन द हिमालयस कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, दिस टेथिस सी इट स्टार्टेड श्रिंकिंग, धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, एंड ऑल द मरीन सेडिमेंट्स व्हिच वर इन दिस टेथिस सी दे अपफोल्डेड टू फॉर्म हिमालयस। ठीक है, तो मरीन फॉर्मेशंस का बना हुआ है हमारा हिमालयस, ये भी आप यहां से कह सकते हैं। सीरीज ऑफ सेवरल पैरेलल रेंजेस हैं हिमालयस में, बहुत सारी पैरेलल रेंजेस हैं, एक के बाद एक लोकेटेड हैं। Gorges, V-shaped valleys, rapids, waterfalls, etc. They are commonly found in Himalayas. तो ये जो लैंडफॉर्म फीचर्स हैं ये आपको हिमालयास में देखने को मिलते हैं। क्यों ये लैंडफॉर्म्स हिमालयास में देखने को मिलते हैं? दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल थिंग जो मैंने क्रैश कोर्स में आपको एक्सप्लेन भी की थी कि ये ऐसे जो लैंडफॉर्म्स हैं ये हिमालयास में क्यों देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, बट रिविजन के लिए इतना हमारे लिए जानना जरूरी है कि दीज टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, दैट इज वी शेप्ड वैलीज, डीप गॉर्जेस, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स, वेरी फ्रीक्वेंटली सीन इन द हिमालयन रेंजेस। Most of the Himalayan ranges they fall in India, Nepal and Bhutan. The northern slopes are partially situated in Tibet, और ट्रांस हिमालयाज विद द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी लाइज इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। तो जो हिमालयाज हैं, मोस्ट ऑफ द हिमालयाज दे आर लोकेटेड इन द इंडिया, नेपाल, भूटान, दीज थ्री कंट्रीज, बट अ पोर्शन ऑफ इट इज लोकेटेड इन टिबेट जो कि चाइना का पार्ट है, एंड ऑल्सो द हिमालयाज दे एक्सटेंड समवट इनटू पाकिस्तान एंड द सेंट्रल एशिया। क्योंकि ये जो पूरी एशियन माउंटेन रेंजेस हैं जिनकी हमने कल के सेशन में भी बात की थी, वो माउंटेन रेंजेस जो कि पामीर नॉट से ओरिजिनेट होती हैं, उनमें से एक है हमारी हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ पे मैंने हिमालयस का एक क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है जिसमें आपको सारी रेंजेस देखने को मिल रही हैं। इंडस गैंजेटिक प्लेन यहां पे लोकेटेड है, मतलब दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। सो फ्रॉम साउथ सबसे पहले इंडस गैंजेटिक प्लेन के बाद हमें शिवालिक और आउटर हिमालयन रेंजेस देखने को मिलती हैं। उसके बाद देयर इज एन वैली बिटवीन शिवालिक रेंजेस एंड मिडल और लेसर हिमालयास। देन कम्स द ग्रेटर और इनर हिमालयास। उसके बाद ट्रांस हिमालय स्टार्ट होते हैं, लद्दाख रेंजेस, ब्रह्मपुत्रा वैली, कैलाश रेंज, Tibetan Plateau, Tarim Basin and Kunlun Mountains which again lie in Chinese territory. So जो हिमालयास हैं हमारे, वो कौन सी रेंज है? ये रेंजेस हैं। ठीक है, हिमालयास के 3 मेन रेंजेस हैं, शिवालिक, मिडल हिमालयास एंड ग्रेटर हिमालयास, एंड देन कम्स द ट्रांस हिमालयन रेंजेस, दैट इज लद्दाख, कैलाश एंड कराकोरम रेंजेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक बेसिक क्रॉस सेक्शन है, और आप हाइट्स का भी डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे। ये हाइट्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे हाइट ज्यादा किसकी है? ग्रेटर हिमालयास की, एंड लोएस्ट हाइट आपको शिवालिक और आउटर हिमालयास की देखने को मिलेगी। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शिवालिक रेंजेस। दे आर नोन as outer Himalayas. Altitude is varying from 600 to 1500 meters. It runs for a distance of 2400 kilometers from Potwar Plateau to the Brahmaputra Valley. Potwar Plateau in the west to the Brahmaputra Valley in the east. जो पूरा लेंथ है हमारे हिमालयन रेंजेस का और शिवालिक रेंजेस का, that is about 2400 kilometers. Southern slopes are steep.
नदर्न स्लोप्स आर जेंटल। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। कोई भी रेंज हो हिमालयाज की, चाहे शिवालिक हो, मिडल हो, ग्रेटर हिमालयाज हो या ट्रांस हिमालयाज हो, द नॉर्दर्न स्लोप्स दे विल बी जेंटल एंड द सदर्न स्लोप्स दे विल बी स्टीप। सो माउंटेन्स की जो स्टाइल है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है। मतलब जो आपकी सदर्न स्लोप्स होंगी, सदर्न स्लोप्स आर स्टीप एंड दी नदर्न स्लोप्स आर जेंटल। जो आपके नदर्न स्लोप्स हैं वो जेंटल हैं एंड सदर्न स्लोप्स आपकी स्टीप हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, दिस साइड and this side the slope difference is present there. So in Himalayas the southern slopes they are steep while the northern slopes they are gentle. These are made up of consolidated sands, gravels एंड कंग्लोमरेट डिपॉजिट्स। सैंड्स, ग्रेवल्स एंड कंग्लोमरेट ये एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती हैं। और मैंने आपको बताया है कि टेथिस सी के फोल्डिंग होने से हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई थी। एंड शिवालिक रेंज ये सबसे यंगेस्ट रेंज है हिमालयाज की। बाकी सभी रेंजेस वो पहले बन चुकी थी, शिवालिक रेंज बाद में बनना स्टार्ट हुई है। एंड ज्यादातर मेरीन फॉर्मेशन की बनी हुई है हमारी शिवालिक रेंज। विड्थ 50 किलोमीटर है इन द वेस्ट एंड 15 किलोमीटर इन द ईस्ट। सो विड्थ इज डिक्रीजिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसको भी ध्यान रखना है। वेस्ट की तरफ शिवालिक रेंजेस की विड्थ ज्यादा है एज compared to the eastern part. Covered with thick forest, but the forest cover decreases towards west from Nepal. जो पूरी शिवालिक रेंजेस है काफी हेवीली फॉरेस्टेड हैं, बट द फॉरेस्ट कवर इज मोर इन द ईस्टर्न रीजन। एंड अगर नेपाल के वेस्ट में बात करें, दैट इज इन द शिवालिक्स विच आर लाइंग इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर एंड पंजाब, उन रीजन्स में जो शिवालिक रेंजेस हैं वो उतनी ज्यादा फॉरेस्टेड नहीं है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड। इन नेपाल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश द शिवालिक्स दे आर हेवीली फॉरेस्टेड। The southern slopes of this range are dissected by seasonal streams known as chos. ठीक है, सीजनल स्ट्रीम्स की बनी हुई है हमारी सीजनल स्ट्रीम्स जो हैं शिवालिक रेंजेस को काफी जगहों से डाइसेक्ट करती हैं। दून्स और DUNS और दुआर्स, दून्स और दुआर्स दे आर काइंड ऑफ फ्लैट वैलीज। फ्लैट वैलीज बन गई हैं, किस वजह से बनी है ये मैंने क्रैश कोर्स में बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि दून्स वैलीज की फॉर्मेशन क्यों होती है। यहां पे बहुत ब्रीफली मैं आपको बता सकता हूं कि दून्स वैली तब बनी जब शिवालिक से पहले बनी हुई रेंज, दैट वाज मिडल हिमालयाज, मिडल हिमालयाज का पहले अपलिफ्टमेंट हो गया था। वहां से बहुत सारी स्ट्रीम्स और रिवर्स दे स्टार्टेड फ्लोइंग साउथवर्ड्स। धीरे धीरे शिवालिक रेंज जो है उन्होंने अपलिफ्ट करना स्टार्ट किया और जो रिवर्स ऑलरेडी फ्लो कर रही थी उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। इसकी वजह से रिवर्स ने फ्लैट वैलीज की फॉर्मेशन की है, लैकस्ट्राइन वैलीज की फॉर्मेशन की। ओवर द टाइम दोज रिवर्स वर एबल टू कट थ्रू द शिवालिक रेंजेस एंड ये जो फ्लैट वैलीज थी, जो लेक्स बनी हुई थी, वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो गई और उनको हम दून्स की फॉर्म में या दुआर्स की फॉर्म में देख सकते हैं। दीज फ्लैट वैलीज यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज भी लोकेटेड हैं, जैसे कि देहरादून। और इन शिवालिक रेंजेस को अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इन जम्मू रीजन दे आर नोन एज जामू हिल्स, अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मेरी, अबोर एंड मिशमी हिल्स दे आर टेक्निकली द शिवालिक रेंज ऑफ हिमालयास। उत्तराखंड में ढांग एंड दुधवा रेंज, इन नेपाल चूरिया घाट हिल्स। दीज आर दी डिफरेंट रीजनल नेम्स गिवन टू द शिवालिक रेंजेस इन डिफरेंट रीजन्स। उसके बाद नॉर्थ की तरफ हम मूव करते हैं तो मिडल और लेसर हिमालयाज आते हैं। ठीक है, शिवालिक्स इन दी साउथ एंड ग्रेटर हिमालयाज इन दी नॉर्थ लाई करेंगे मिडल लेसर हिमालयाज के। दे आर ऑल्सो नोन एज लोअर हिमालयाज। रेंज इज 60 to 80 किलोमीटर वाइड। सो एज यू कैन सी कि ये जो रेंज है ज्यादा ब्रॉड है एज कंपेयर टू शिवालिक्स एंड लेंथ इज 2400 किलोमीटर, जितनी की शिवालिक्स की रेंज थी। एलिवेशन इज हायर देन द शिवालिक माउंटेन रेंजेस, 3500 to 4500 मीटर्स की एवरेज एलिवेशन है अबव सी लेवल। The lower Himalayas have steep, bare southern slopes and the gentle forest-covered northern slopes. तो अब यहाँ पे अगेन देखिए, जो southern slopes हैं वो steep हैं and bare हैं, और जो northern slopes हैं वहां पे आपको gentle slopes दिख रही हैं और forest cover भी ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे एक चीज मैं और बता रहा हूँ, जैसे स्टीप स्लोप्स दे प्रिवेंट सॉइल फॉर्मेशन एंड आई एम टेलिंग यू द सदर्न स्लोप्स दे आर स्टीप फॉर हिमालयास। ऑल दी रेंजेस, जितनी भी रेंजेस हैं उनके सदर्न स्लोप्स जो है वो ज्यादा स्टीप रहती हैं। तो इस वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन होगा सदर्न स्लोप्स पे वो बहुत ज्यादा नहीं होगा एज कंपेयर टू द नदर्न स्लोप्स। देन मैनी हिल स्टेशंस लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग दे आर लोकेटेड इन दिस रेंज, दैट इज द मिडल हिमालयन रेंजेस। पीर पांजाल रेंज, धौलाधार रेंज, मसूरी एंड नागटिब्बा रेंज एंड महाभारत लेक, these are the regional names given to the middle और lesser Himalayan ranges in different regions. जम्मू एंड कश्मीर में they are known as पीर पांजाल रेंज। इंपॉर्टेंट रेंज है ये, इसकी लोकेशन आपको मैप में जरूर पता होनी चाहिए। दे आर लोकेटेड साउथ ऑफ द कश्मीर वैली। कश्मीर वैली जो है ये इंटर माउंटेन वैली है, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में लोकेटेड है। साउथ में पीर पांजाल रेंज आती है और नॉर्थ में आपको जास्कर रेंज देखने को मिलती है। धौलाधार रेंज हिमाचल में लोकेटेड है। उत्तराखंड में मसूरी एंड नागटिब्बा रेंजेस एंड नेपाल महाभारत रेंज ये लोकेटेड है, जिसको हम मिडल और लेसर हिमालयाज बोल रहे हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज, और नॉर्थ की तरफ गए। ये जो ग्रेटर हिमालयाज है हाईएस्ट पार्ट है हमारे हिमालयन माउंटेन्स का। इनर हिमालय भी बोलते हैं इनको, सेंट्रल हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। एंड एवरेज एलिवेशन इज द हाईएस्ट। ठीक है, 6100 मीटर्स अबव सी लेवल इज द एवरेज एलिवेशन और एवरेज विड्थ है 25 किलोमीटर्स।
So this greater Himalayan range, it is narrower as compared to the middle Himalayas but more high. ठीक है, ज्यादा हाइट है इन greater Himalayan ranges की. They are mainly formed of central crystallines and overlain by metamorphosed sediments. तो अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस की जो कॉम्पोजिशन है उसमें क्या चेंज आ रहा है. जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो बैकबोन है, रूट है इन हिमालयस का, इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेंट्रल क्रिस्टलाइंस, ग्रेनाइट्स एंड नीसेस, जो कि आपकी इग्नियस रॉक्स हैं या वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जो इग्नियस रॉक से डिराइव हुई हैं. लेकिन ये जो हिमालयाज की आउटर कवरिंग है, जो ओवरलेन रॉक्स हैं, वो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं. ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या फिर मेटामॉर्फोस सेडिमेंट्री रॉक्स हैं. क्लियर हुआ? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आते हैं कि हिमालयस का कंपोजिशन क्या है, अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है अबाउट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयस, तो यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाट, कि पहली तो बात सेडिमेंट्री रॉक्स के बने हुए हैं हिमालयस. हिमालयस में जो ज्यादातर रेंजेस हैं, स्पेशली द शिवालिक्स रेंज एंड द मिडल हिमालयन रेंजेस, वहां पे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स ज्यादा देखने को मिलेंगी, बिकॉज टेथिस सी में से निकल के आया है ये रीजन. बट अगर ग्रेटर हिमालयस की बात कर रहे हैं, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, सबसे हाईएस्ट रेंज है, इस रेंज में आपको सेडिमेंट्री रॉक्स ओवरलेन दिखाई देते हैं. बट द रूट ऑफ दीज रेंजेस इज कंपोज्ड of central crystallines or igneous or metamorphosed igneous rocks. The fold in this range have steep southern slopes and gentle northern slope. अगेन हर रेंज में यही बात हो रही है, सदर्न स्लोप स्टीप है, नॉर्दर्न स्लोप जेंटल है. मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज ऑफ ऑल हिमालयन रेंजेस विद फ्यू पासेस. अब ये जो ग्रेटर हिमालयस रेंज है, ये सबसे कॉन्टिन्यूअस रेंज है. इससे पहले जो शिवालिक और मिडल हिमालयस की हमने बात की थी, उन रेंजेस में हमको काफी सारे पासेस देखने को मिलते हैं. वो रेंजेस उतनी ज्यादा हाई भी नहीं है, उतनी ज्यादा रगेड भी नहीं है, उनको क्रॉस करना उतना डिफिकल्ट नहीं है. बट ग्रेटर हिमालयस यहाँ पे हाइट काफी ज्यादा हो चुकी है एंड देयर आर वेरी फ्यू पासेस विच हेल्प अस इन क्रॉसिंग दिस ग्रेटर हिमालयन रेंजेस. एंड ये जो आपके पासेस भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पासेस को क्रॉस करना काफी इजी है. दीज पासेस देमसेल्व्स आर लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर्स और अबव. तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पासेस अगेन काफी ज्यादा हाइट पे लोकेटेड हैं एंड इसकी वजह से ग्रेटर हिमालयस को क्रॉस करना कैन बी द मोस्ट डिफिकल्ट एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस टू रेंजेस. द हिमाद्री टर्मिनेट्स एब्रप्टली एट सिंटैक्शियल बेंड्स. हिमालयस की जब भी बात होती है तो सिंटैक्शियल बेंड्स की बात होती है. मैंने आपको क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से ये बताया था कि सिंटैक्शियल बेंड्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में, कौन से माउंटेन के आसपास दोनों ही सिंटैक्शियल बेंड्स लोकेटेड हैं. इसको भी आपको देखना है, सर्च करना है. मैं यहाँ नहीं बताऊंगा और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा. अभी से बता रहा हूँ कि जो शाम के सेशन में क्वेश्चन मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, उसमें मैं आपसे पूछने वाला हूँ सिंटैक्शियल बेंड्स के बारे में. तो जो हिमालयाज हैं, स्पेशली द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, दे एब्रप्टली बेंड in the east side and the western side at the syntaxial bends. उन बेंड्स के बाद हिमालयस जो है अभी ईस्ट वेस्ट के ओरिएंटेशन में थे, इन बेंड्स के बाद वो नॉर्थ साउथ की तरफ ओरिएंटेशन में आ जाते हैं. इन बेंड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. द टॉलेस्ट माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन ग्रेटर हिमालयस इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन और टॉलेस्ट पीक ऑन दिस प्लैनेट. कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की यहाँ पे भी बात कर लेते हैं, जैसे बुर्जिल पास, जोजिला पास. ये जो पासेस हैं कहाँ लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में. बारालाचाला, शिपकिला इन द स्टेट ऑफ हिमाचल, थागाला, नीति, लिपुलेक पास इन उत्तराखंड एंड नाथुला जेलेपला पास इन सिक्किम. ये कुछ इंपॉर्टेंट पास हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि बस इन्हीं के बारे में पता होना चाहिए, बट ये वो कुछ पासेस हैं जो काफी ज्यादा न्यूज में भी रहते हैं और इजी पासेस हैं. इनके बारे में काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स को ऑलरेडी पता भी होता है. तो अगर इनके ऊपर क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट नॉट मिस दीज पासेस. इनका स्टेट कहाँ है ये भी पता होना चाहिए और ये किस रेंज के अक्रॉस है? ग्रेटर हिमालयन रेंजेस के अक्रॉस ये पासेस लोकेटेड हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रांस हिमालयस, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस में आ जाते हैं हिमालयन रेंजेस की. ट्रांस हिमालयस जो हैं ये इमीडिएटली नॉर्थ लोकेटेड हैं ग्रेट हिमालयन रेंज के. इनको टिबेटन हिमालयस के भी नाम से जाना जाता है. यहाँ पे अब जो हाइट है वो ग्रेटर हिमालयस से थोड़ी कम हो चुकी है. तो हाइट के मामले में सबसे ज्यादा हाइट किसकी थी? ग्रेटर हिमालयन रेंजेस की. एंड जो मिडल हिमालयस हैं और ट्रांस हिमालयस हैं, इन दोनों की हाइट ग्रेटर हिमालयन रेंजेस से थोड़ी सी कम है. एवरेज एलिवेशन इज 3000 मीटर्स अबव मीन सी लेवल and width is 40 kilometers at the extremities and about 225 kilometers in the central part. तो ये जो हमारी ट्रांस हिमालयन रेंजेस है वो एक्सट्रीमिटीज में यानी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में काफी ज्यादा नैरो हैं, बट मिडल में ये जो रेंजेस हैं काफी ज्यादा ब्रॉड हैं. 200 किलोमीटर्स तक की विड्थ इनकी हो जाती है इन द मिडल पोर्शन. द जास्कार, लद्दाख, कैलाश एंड कराकोरम आर द मेन ट्रांस हिमालयन रेंजेस. K2 is the second highest peak in the world and highest peak in the Indian Union which is located in the Karakoram range. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा K2 लोकेटेड है इस जगह पे. और K2 जो लोकेटेड है कहाँ लोकेटेड है? कराकोरम रेंज में. और कराकोरम रेंज कौन सी है? ट्रांस हिमालयन रेंज है. अगर माउंट एवरेस्ट की बात होगी तो माउंट एवरेस्ट कौन सी रेंज में लोकेटेड था? ग्रेटर हिमालयन रेंजेस में. ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो हाईएस्ट माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको या तो ग्रेटर हिमालयस में देखने को मिलेंगे या फिर ट्रांस हिमालयस के कुछ पीक्स में आपको सबसे ज्यादा हाइट देखने को मिलेगी. एंड इन दिस डायग्राम यू कैन ऑल्सो सी द हिंदू कुश माउंटेन्स, कुनलुन माउंटेन्स जो कि नॉर्थ में लोकेटेड हैं. एंड द हिमालयन रेंजेस दे आर शेप्ड लाइक दिस.
ठीक है, और ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड में इट टेक्स अ सिंटेक्शियल बेंड एंड ऑन द ईस्टर्न साइड आल्सो इट टेक्स अ सिंटेक्शियल बेंड। ये जो हिमालयाज हैं सिंटेक्शियल बेंड लेने के बाद इन पाकिस्तान दे आर नोन एज सुलेमान, किरथार एंड मकारान रेंजेस। और अगर हम ईस्टर्न साइड की बात कर रहे हैं तो ईस्टर्न साइड में जब वो सिंटेक्शियल बेंड लेते हैं तो उसके बाद दे आर नोन एज पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, तो इसकी भी हम बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि द कंटिन्यूअस रेंज इज द ग्रेटर हिमालयाज। बीच में जो मिडल एंड लेसर हिमालयाज आ रहे हैं, मिडल हिमालयाज में आपको पासेस देखने को मिल रहे हैं ज्यादा, और शिवालिक्स में भी बहुत ज्यादा पासेस आपको देखने को मिलेंगे, बट ग्रेटर हिमालयाज इट इज मोर और लेस अ कंटिन्यूअस रेंज। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्वांचल हिल्स की। तो पूर्वांचल हिल्स आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिल रही है। ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है हिमालयाज का आफ्टर दी सिंटेक्शियल बेंड। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्शियल बेंड हो रहा है, हिमालयाज जो है एब्रप्टली साउथ की तरफ बेंड कर गए हैं, और अब जो इनको नाम दिया गया है वो नाम इनके चेंज हो गए, इनको पूर्वांचल हिल के नाम से जाना जा रहा है। कौन कौन सी हिल्स हैं यहाँ पे? पटकाई बूम हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं, पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है। गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स और दिस बड़ैल रेंज, ये जो रेंजेस हैं दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, इनको पूर्वांचल हिल्स का आप शायद पार्ट कह सकते हैं, बट टेक्निकली एंड जियोलॉजिकली ये हिमालयाज का पार्ट नहीं है। दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। इसकी हम आगे बात करेंगे, बट व्हाट वी नो इज दैट दिस एंटायर रीजन इज हाईली बायोडाइवर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको यहां पे देखने को मिलती है, एंड सम ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड दे आर लोकेटेड इन मेघालय। ठीक है, दिस मेक्स दिस रीजन जियोग्राफिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे हिमालयस की अगर बात कर रहे हैं तो हिमालयस की रीजनल डिविजन्स भी होती हैं, जैसे ऑन पंजाब हिमालयस बिटवीन द इंडस एंड सतलज रिवर्स। जो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो पोर्शन आ रहा है इट इज नोन एज पंजाब हिमालयस। यहां पे आपको कश्मीर हिमालयस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जम्मू के जो हिल्स हैं उनको भी पंजाब हिमालयस में इंक्लूड किया जाता है। फिर बात आती है कुमाऊं हिमालयस की, जो कि सतलुज एंड काली रिवर्स के बीच में जो रीजन है उसको बोलते हैं। सतलज रिवर जो फ्लो कर रही है इट ओरिजिनेट्स इन चाइना and crosses into India from Himachal Pradesh and then crosses into Pakistan. इस रीजन को हम बोल रहे हैं कुमाऊं हिमालयास। कुमाऊं हिमालयास कैन फर्दर बी सेपरेटेड इनटू गढ़वाल एंड कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नेपाल हिमालयास लाइंग इन दी नेपालीज रीजन, और उसके बाद असम हिमालय स्टार्ट होते हैं, जिसको हम अगेन सिक्किम हिमालयास में डिवाइड कर सकते हैं। यहां से आपके सिक्किम हिमालयास ये बन जाएंगे, और इसके बाद आपका असम हिमालयास और अरुणाचल हिमालयास बन जाएंगे। तो आपको इन नेम्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ये नहीं समझना है कि कौन सा नेम मैं याद करके जाऊं। बेसिकली ये रीजनल डिविजन्स हैं, ताकि जब भी इन टर्म्स को यूज किया जाए तो आप ये समझ जाएं कि हिमालय के किस पार्ट की बात हो रही है। तो अगर आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे यूपीएससी में, तो वहां पे हो सकता है कि एग्जामिनर आपको पंजाब हिमालयस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है कि वो असम हिमालयस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले। तब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस पर्टिकुलर हिमालयन रीजन के बारे में बात हो रही है। और फिर यहां पे मैंने आपको कुछ पासेस भी शो कर दिए हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड द स्टेट्स इन विच दीज पासेस दे आर लोकेटेड। तो जैसे अघिल, काराकोरम, खारदुंग, जोजिला, बनिहाल, लनकला, ये पासेस हैं जम्मू एंड कश्मीर में लाई करते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। आपको अब ये देखना होगा कि ये जो पासेस हैं किन रेंजेस के अक्रॉस हैं, किस स्टेट में लोकेटेड है या किस यूटी में लोकेटेड है, और अगर किसी पास के साथ कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं बताऊं ये शिपकीला पास, so this is the pass from where Satluj river is entering into India. ये इस पास को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना देता है। इसी तरीके से जो नीति पास है, माना पास है, यहां से कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो होके जाती है। इसी के साथ नाथुला पास से भी पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा होके जाती थी। तो ये पासेस थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यू मस्ट नो द लोकेशन ऑफ दीज पासेस एंड बेसिकली द स्टेट्स इन विच दे आर लोकेटेड इन। इससे ज्यादा आपको ये चीज जानने की जरूरत नहीं है कितनी हाइट पे लोकेटेड हैं, और ज्यादा फीचर्स जानने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन किस स्टेट में लोकेटेड है, हिमालयास के किस रीजन में लोकेटेड है, ये आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लेन्स की, जो इंडिया में इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आने वाले हैं। हिमालयास के जस्ट साउथ लोकेटेड ये प्लेन्स हैं। इन प्लेन्स की बात करते हैं, ये एलुवियल प्लेन्स हैं। इसका मतलब हुआ कि रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट हुई थी उन्होंने अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करके इन प्लेन्स की फॉर्मेशन की है। इन प्लेन्स के बारे में हम क्या देखेंगे, हम जो इनकी डिविजन है उनकी रिविजन करते हैं। जेनेटिक डिवीजन की अगर पहले बात करें, मींस फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इन प्लेन्स को क्लासिफाई कर दिया है। भाबर हमारी पहली बेल्ट आती है हिमालय से। अगर हम नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन देखें, हिमालय से स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दी भाबर रीजन। ठीक है, भाबर रीजन आ रहा है। भाबर रीजन में क्या हो रहा है, शिवालिक्स के साउथ में 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट है हमारे भाबर की। एलुवियल फैंस जो है वो मर्ज होते हैं इस बेल्ट में टू मेक अ कोर्स डिपॉजिट लाइक बोल्डर्स एंड पेबल्स एटसेट्रा। एलुवियल फैंस क्या है, एलुवियल फैंस
एक फीचर बनता है, जो भी रिवर्स माउंटेन्स से प्लेन्स में आती हैं, तो जैसे ही वो प्लेन्स में पहुंचती हैं तो रिवर्स की वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम हो जाती है, इसका मतलब जितना सेडिमेंट वो अपने साथ लेके आ रही थी, अब उतना सारा सेडिमेंट, उतने हैवी सेडिमेंट को वो और आगे कैरी नहीं कर सकती। तो जैसे ही हिमालय से डिसेंड करती हैं प्लेन्स में रिवर्स, दे डिपॉजिट देयर सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया जाता है। सबसे पहले कौन सा सेडिमेंट डिपॉजिट होगा? जो ज्यादा हैवियर होगा। ठीक है, तो हेवियर सेडिमेंट्स को सबसे पहले डिपॉजिट किया जाता है, बिकॉज जैसे ही रिवर की वेलोसिटी कम हुई, सबसे भारी सेडिमेंट जो है सबसे पहले वो डिपॉजिट हो जाएगा उसी जगह पे। तो भारी सेडिमेंट्स में क्या आ रहा है? हमारे बोल्डर्स, यानी कि बड़े बड़े जो पत्थर हैं, रॉक्स हैं, पेबल्स, दीज आर दी हेवीएस्ट सेडिमेंट्स विच आर डिपॉजिटेड जस्ट साउथ ऑफ द शिवालिक्स। और इसी बेल्ट में जहां पे ये हेवी सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, इसको ही हम बोल रहे हैं भाबर। ये एक पोरस बेल्ट है और यहाँ पे अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स जो है स्ट्रीम्स वो देखने को मिलती हैं। अंडरग्राउंड क्यों देखने को मिल रही हैं? बिकॉज दी सेडिमेंट्स, जैसे कि हमारे बोल्डर्स हैं, हमारे पेबल्स हैं, ये आके रिवर ने डिपॉजिट कर दिए। नाउ दिस रिवर इज बेसिकली फ्लोइंग बीनीथ दोज पेबल्स एंड बोल्डर्स। सो हमें ये लगता है कि ये जो रिवर्स हैं वो अंडरग्राउंड हो चुकी हैं, बट बेसिकली दे आर नॉट अंडरग्राउंड। नाउ दिस भाबर बेल्ट इज नैरो इन द ईस्ट एंड एक्सटेंसिव इन द वेस्ट। ईस्ट में ये जो बेल्ट है वो थोड़ी नैरो है, वेस्ट में यानी कि पंजाब हिमालयाज में ये जो भाबर बेल्ट है, पंजाब हिमालयाज के साउथ में थोड़ी सी ज्यादा ब्रॉड है, बट ईस्टर्न हिमालयाज में ये जो बेल्ट है वो काफी ज्यादा नैरो हो जाती है ईस्टर्न हिमालयाज के साउथ में। भाबर के जस्ट साउथ में यू विल सी दी तराई बेल्ट। अब तराई रीजन क्या है? तराई रीजन इज दैट रीजन विच इज काइंड ऑफ अ स्वम्पी रीजन, बिकॉज इन भाबर बेल्ट वी सेड की जो स्ट्रीम्स आ रही थी वो अंडरग्राउंड हो गई थी। दीज अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स विल नाउ री इमर्ज ऑन द सर्फेस इन द तराई बेल्ट। ठीक है, तराई बेल्ट में आएंगी। इल ड्रेन्ड बेल्ट होती है, मार्शी एंड थिकली फॉरेस्टेड नैरो ट्रैक्ट है। तो ये जो तराई बेल्ट है, यहाँ पे काफी ज्यादा जो रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट होकर आ रही थी, वो फटाफट सबसे पहले भाबर क्रॉस करके कहां पहुंचेंगी? तराई में। अपने हैवी सेडिमेंट्स को वो डिपॉजिट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब तराई में आने के बाद ये जो वाटर है बहुत ही धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, स्वम्पी एरिया बनाता है। ठीक है, स्वम्पी एरिया बन रहा है, मतलब थिकली फॉरेस्टेड रीजन होगा ये। काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी। एंड दिस रीजन इज बेसिकली अ वेरी नैरो ट्रैक्ट लोकेटेड साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट। विड्थ कितनी है? 15 to 30 kilometers only, and this width is more in the eastern side as compared to the western side. Why? Because of the higher rainfall. हायर रेनफॉल क्या रीजन है कि आपको तराई बेल्ट को ज्यादा एक्सटेंसिव कर रहा है? बिकॉज मोर द रेनफॉल, मोर वाटर विल बी कैरिड बाय द हिमालयन रिवर्स, जो कि हिमालय से डिसेंड होकर प्लेन्स में आ रही हैं। तो अब क्या होगा? ज्यादा रिवर्स जो रिवर्स हैं वो ज्यादा अगर वाटर लेके आती हैं हमारे प्लेन्स में, तो उसकी वजह से तराई बेल्ट जो है उसकी विड्थ वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज नाउ रिवर्स दे हैव मोर वाटर एंड दिस वाटर कैन नाउ मेक एन अ ब्रॉडर रीजन अ तराई रीजन। इसमें इस रीजन में काफी ज्यादा वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी रहती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, दे आर लोकेटेड इन दिस तराई रीजन। बट ये जो तराई रीजन है ह्यूमन इंक्रोचमेंट का भी शिकार हो चुका है, बिकॉज ह्यूमंस दे हैव इंक्रोच्ड अपॉन मोस्ट ऑफ दिस रीजन फॉर पैडी कल्टीवेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ अदर काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। सो ये तराई रीजन हो गया हमारा। तराई रीजन के और अगर हम साउथ में जाते हैं और प्लेन्स में जाते हैं, तो हम वहां देखते हैं कि दो बेल्ट देखने को मिलती हैं, भांगार एंड खद्दार बेल्ट। अगर भांगार बेल्ट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये ओल्डर एलुवियम है which was deposited during Pleistocene age forming higher terraces। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी प्लेन हम आज प्रेजेंट में देख रहे हैं, ये प्लेन एक्चुअली बहुत टाइम से इसकी फॉर्मेशन चल रही है। इवन करंटली ये जो प्लेन है, यहाँ पे रिवर्स अपने सेडिमेंट्स को लाके लगातार डिपॉजिट करती जा रही है। सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लेन इज एक्चुअली अंडरगोइंग, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आज से काफी साल पहले हिमालयस की फॉर्मेशन जो है वो 50 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हो गई थी। इन प्लेन्स की जो फॉर्मेशन है वो हिमालयस के अपलिफ्टमेंट के बाद स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो डिपॉजिट सबसे पहले आके डिपॉजिट किए गए थे, जो सबसे फ्रेश डिपॉजिट्स थे, अर्लियर डिपॉजिट्स थे, वो डिपॉजिट्स आज के टाइम पे उनको हम भंगार के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओल्डर एलुवियम हो चुका है। रिवर्स के अर्लियर कोर्सेज में वो डिपॉजिट्स जो थे उनको वहां पे डिपॉजिट किया गया था, उन सेडिमेंट्स को वहां डिपॉजिट किया गया था। एंड नाउ अडेज रिवर्स अपना कोर्स चेंज कर चुकी हैं और न्यूअर एलुवियम को लाके डिपॉजिट करती हैं। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो जो प्लेन्स के ओल्डर प्लेन्स हैं उनको हम बोल रहे हैं भंगार बेल्ट, एंड जो रिवर वैली यानी जहां पे रिवर्स फ्लो कर रही हैं उनके सराउंडिंग जो रीजन्स हैं उनको हम बोल रहे हैं खदार बेल्ट। तो भांगार और खदार में बेसिकली डिफरेंस क्या है? भांगार इज ओल्डर एलुवियम, खदार इज न्यूअर एलुवियम। भांगार में आपको कंकड़ फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं, दैट इज कैलकेरियस फॉर्मेशंस, लिटिल कॉन्क्रीशंस जो कि कैलकेरियस मैटर के बने होते हैं। तो कंकड़ आपको देखने को मिलता है भांगर में, लेकिन आपको खदर में कंकड़ देखने को नहीं मिलता। अगर देखने को मिलता है तो बहुत ही कम कंसेंट्रेशन होती है। सो Bhangar, it is less fertile as compared to Khadar because Khadar is made up of newer alluvium and it has less kankar as compared to Bhangar.
बारिंद प्लेन्स एंड भूर फॉर्मेशंस आर रीजनल वेरिएशंस, स्पेशली इन दी, अगर हम यमुना और गंगा के बीच का जो दोआब है, द रीजन बिटवीन दी गंगा एंड यमुना रिवर्स, अगर हम उस रीजन की बात करें तो वहां पे हमको बारिंद प्लेन्स और भूर प्लेन्स देखने को मिलते हैं, विच आर एक्चुअली रीजनल वेरिएशंस ऑफ भंगार बेल्ट। खादर की अगर हम बात कर रहे हैं तो दीज आर सैंडी क्लेज एंड लोम्स, ड्रायर एंड मोर लीच्ड एंड लेस कैल्केरियस, एंड दे आर फाउंड अलोंग द प्रेजेंट रिवर कोर्सेज। जहां जहां पे रिवर्स अभी करंटली फॉलो कर रही हैं, इस रिवर्स के अराउंड के जो फ्लड प्लेन्स है वहां पे आपको खादर बेल्ट देखने को मिल रही है। अब अगर रीजनल डिवीजन पे जाते हैं तो हमने अभी तक देखा जेनेटिक डिवीजन क्या थी हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की। अब हम बात करेंगे रीजनल डिवीजन की। सो रीजनल डिवीजन में सबसे पहले बात होगी राजस्थान प्लेन्स की, विच आर जियोलॉजिकली अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। सो दिस राजस्थान प्लेन, इट इज जियोलॉजिकली अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, बट उस पेनिनसुलर प्लेटू के पार्ट के ऊपर काफी ज्यादा डेपोजिशंस हो चुके हैं बाय द रिवर्स विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालयाज। करंटली अगर हम बात करें, जैसे इंडस रिवर सिस्टम है, इट फ्लोज इन दिस साइड। इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री ये जो हमारी इंडस रिवर थी, इसकी काफी सारे ट्रिब्यूटरीज दे यूज्ड टू फ्लो फ्रॉम ओवर दिस राजस्थान रीजन, और उनके डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे राजस्थान प्लेन की फॉर्मेशन हुई है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट अप टू द अरावली रेंज इज सेमी एरिड प्लेन नोन एज राजस्थान बगार, drained by short seasonal streams from Aravallis, many of which drain into inland swamps and lakes। तो राजस्थान बगार कौन सा रीजन है? अगर हम अरावलीज को बताएं, अरावलीज कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन है अरावलीज की। सो ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द अरावलीज, दैट इज द थार डेजर्ट ईस्टर्न पार्ट, इज नोन एज राजस्थान बगार। ठीक है, ये एक सेमी एरिड प्लेन है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बेसिक रीजन। ये सेमी एरिड प्लेन है और उसके बाद वेस्टवर्ड साइड और ज्यादा एक्सटेंसिव डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है। यहां पे आपको सीजनल स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं विच डू नॉट हैव एनफ वाटर कि वो ओशंस तक या सीज तक पहुंच पाए। ये स्ट्रीम्स जो हैं वो बीच में ही कहीं बिकॉज ऑफ हैवी इवेपोरेशन इनलैंड स्वॉम्प्स में, इनलैंड लेक्स में ही जाके ड्रेन आउट हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। फिर बात आती है पंजाब प्लेन्स की। दीज आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम ही जो फ्लो कर रही है वेस्टर्न साइड में, उनके डिपोजिशन की वजह से पंजाब प्लेन्स बने हैं, मेड अप ऑफ दोआब्स। दोआब्स का क्या मतलब है? द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, सो पंजाब के एरिया में अगर हम इंडस रिवर सिस्टम को देखते हैं तो काफी सारी रिवर्स हैं, इंडस है और इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं अलग अलग रिवर्स के बीच में दोआब्स बनते हैं, जैसे कि रावी रिवर के बीच में, चेनाब रिवर के बीच में एक दोआब होगा, सतलुज एंड ब्यास के बीच में एक दोआब होगा। सो ये दोआब्स का बना हुआ है हमारा पंजाब प्लेन, एंड मेनी ड्रायर एरियाज इन दिस प्लेन सी सलाइन एफ्लोरेंस लोकली नोन एज रेह और कोलड। क्योंकि ये जो रीजन है पंजाब का, यहाँ पे ज्यादा हीट और ज्यादा टेम्परेचर भी देखने को मिलता है ड्यूरिंग द समर सीजन, एंड देयरफॉर वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है बिकॉज काफी सारी रिवर्स यहां से फ्लो कर रही हैं, एंड इवेपोरेशन भी हाई है बिकॉज टेम्परेचर रिमेन्स हाई इन दिस पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग द समर सीजन। इसकी वजह से आपको सैलाइन फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं, जिन्हें लोकली रे और कोलर के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और अगर हम ईस्ट फ्लो करें, पंजाब के ईस्ट में जाएं तो हमें गंगा प्लेन स्टार्ट होते हुए दिखते हैं, जिसको अगेन अपर गंगा, मिडल गंगा एंड लोअर गंगा प्लेन में डिवाइड किया जा सकता है। सो दिस इज द लार्जेस्ट सिंगल यूनिट हमारे इंडियन प्लेन्स का। लार्जेस्ट यूनिट है, दिल्ली से स्टार्ट होकर कोलकाता तक स्ट्रेच कर रहा है। एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स जो इंडिया की लाइफलाइन है वो इसी अपर गंगा प्लेन के थ्रू फ्लो होके जाने वाली हैं। जैसे अगर हम गंगा यमुना सिस्टम की बात कर रहे हैं, और भी जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, चाहे कोसी हो, गंडक हो, घाघरा हो, तो ये रिवर्स जो हैं वो इसी पर्टिकुलर गंगा प्लेन्स के थ्रू फ्लो होके जाएंगी। इसके साथ कुछ पेनिनसुलर रिवर्स भी हैं जो इस पर्टिकुलर प्लेन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। कौन सी पेनिनसुलर रिवर्स हैं? Which are these peninsular rivers which have also contributed to the formation of Ganga plains? मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, but I'm telling you कि there are some peninsular rivers also responsible for formation of this particular plain। ये rivers कौन सी हैं ये आपको खुद ढूंढना है कि which of the rivers they must have formed this particular plain। This area is marked by local prominences such as levees, bluffs, oxbow lakes, marshes, ravines, etc. Almost all the rivers keep on shifting their courses, making the area prone to frequent floods। जो rivers इस गंगा प्लेन में फ्लो कर रही हैं वो अपने कोर्सेज को फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करती हैं। क्यों शिफ्ट करती हैं? बिकॉज द रिवर्स दे आर ब्रिंगिंग हैवी लोड्स विद देम। हैवी सेडिमेंट है उन रिवर्स में, हैवी सेडिमेंट होने की वजह से वो रिवर्स काफी ज्यादा सेडिमेंटेशन और डेपोजिशन की एक्टिविटी करती हैं अपने कोर्स चैनल में, और जब बहुत ज्यादा डेपोजिशन हो जाता है तो उसकी वजह से रिवर्स अपना कोर्स उनको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो उनका नॉर्मल कोर्स था, नॉर्मल जो रास्ता था, वहां पे डेपोजिशन करने के बाद उन्होंने अपना रास्ता खुद ही ब्लॉक कर लिया है और अपने कोर्स से डाइवर्ट हो गई हैं। सो इसकी वजह से काफी फ्लड्स भी देखने को मिलते हैं हमें इन दी गंगा प्लेन रीजन। देन कम्स दी ब्रह्मपुत्रा प्लेन, जो कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द मेन रिवर, एंड देयर आर मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर, जो कि अरुणाचल एंड भूटान के हिमालय से नीचे आके आसाम में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो कर रही है वहां पे आके गिरते हैं। ठीक है, इसी के साथ काफी सारी रिवर्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल से ओरिजिनेट होके भी इस रिवर में, ब्रह्मपुत्रा रिवर में आके मिलती हैं। सो
वाटर रिजीम की अगर हम बात कर रहे हैं, वाटर वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बहुत हैवी वाटर वॉल्यूम होता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में, एंड एनुअल फ्लडिंग होती है, लगभग हर साल फ्लडिंग होती है इस पूरे रीजन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाई प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है इस रीजन में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वी हैव स्टडीड कि देयर इज हाई प्रेसिपिटेशन एंड देन हैवी सेडिमेंट लोड इज आल्सो देयर। दिस ब्रह्मपुत्र रिवर इज अ माइटी रिवर। काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये जो रिवर है यहाँ पे पहुंच रही है। सो इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर में ऑलरेडी काफी ज्यादा सेडिमेंट होता है, रेनफॉल भी ज्यादा हो रही है, सो मोर वाटर इज बीइंग एडेड टू दिस रिवर सिस्टम एंड एनुअल फ्लडिंग हैपेंस इन द असम स्टेट एंड द सराउंडिंग स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब हम पेनिनसुलर प्लेटू पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या किया, हमने हिमालयाज के बारे में, रेंजेस के बारे में थोड़ी सी रिवीजन की है, क्विक रिवीजन की है, और अब हम पेनिनसुलर प्लेटू पे जाने वाले हैं। पेनिनसुलर प्लेटू में हमें क्या चीज देखनी है, ये जो रीजन है पूरा पेनिनसुलर प्लेटू का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देख सकते हैं इस मैप में बहुत सारे हिल रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। विंध्यन रेंज, अजंता रेंज, ठीक है, साउथ में आएंगे तो अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, कार्डामम हिल्स, नल्लामला हिल्स, हरिश्चंद्रा एंड बालाघाट रेंजेस, अरावली रेंजेस, ये सारी चीजें, ये जिन रेंजेस के मैं नाम ले रहा हूं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन में महादेव हिल्स नाम देखने को मिल रहा है, राजमहल हिल्स नाम देखने को मिल रहा है, तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि इंडिया के किस पोर्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए पेनिनसुलर प्लेटू इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर आर अ वैरायटी ऑफ हिल रेंजेस एंड अ वैरायटी ऑफ प्लेटूज। बहुत सारे स्मॉलर प्लेटूज के एग्रीगेशन और से बना हुआ है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। ये जो हमारा पूरा पेनिनसुलर शील्ड है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मासेस ऑन द प्लेनेट है। क्योंकि जब भी ये बात करते हैं कि इंडियन लैंड मास कोलिजन कर गया यूरेशियन लैंड मास से और हिमालयास की फॉर्मेशन हुई, तो अब समझिए कि वो जो इंडियन लैंड मास की हम बात कर रहे हैं, उस इंडियन लैंड मास में ना ही ये नॉर्दर्न प्लेन्स लोकेटेड हैं, ना ही हिमालयास लोकेटेड हैं, बिकॉज हिमालयास एंड नॉर्दर्न प्लेन्स दे वर फॉर्म्ड आफ्टर द कोलिजन बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन लैंड मासेस। सो बेसिकली जो इंडियन लैंड मास की हम बात कर रहे हैं, जो यूरेशिया से कोलाइड करता है बहुत टाइम पहले, वो लैंड मास है क्या? वो हमारा ये पेनिनसुलर एरिया है। ठीक है, दिस पेनिनसुलर रीजन, दिस इज द बेसिक रीजन जो कोलाइड किया था यूरेशिया से, और ये जो रीजन है वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड स्टेबल लैंड मासेस ऑफ द वर्ल्ड में आ रहा है। क्लियर हुई ये बात? द एवरेज हाइट ऑफ दिस प्लेटू इज 600 to 900 मीटर अबव सी लेवल एंड दिस प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ आर्कियन नीसेस एंड शिस्ट्स। ठीक है, बहुत ही स्टेबल रॉक मास है, इग्नियस रॉक्स एंड इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स के फॉर्मेशन के ऊपर बना हुआ ये लैंड मास है। एवरेज हाइट है 600 to 900 मीटर्स अबव सी लेवल, बट ऑब्वियसली देयर आर लार्ज वेरिएशंस इन हाइट। कुछ एरियाज जो है हमारे पेनिनसुलर प्लेटू में, उनकी हाइट काफी ज्यादा है, और कुछ एरियाज में जो हाइट है वो काफी कम है। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू को कंपेयर करेंगे विद द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो नॉर्दर्न प्लेन्स बिल्कुल फीचरलेस प्लेन्स है, वहां पे हाइट का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैक्सिमम हाइट में और लोअर हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा इन द प्लेन एरियाज, बट इन पेनिनसुलर रीजन्स यहाँ पे बहुत छोटी छोटी हिल्स हैं, बहुत सारे प्लेटूज हैं, रिफ्ट वैलीज हैं, वाटरफॉल्स भी बनते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर दिस रीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट ऑफ ज्योग्राफिकल लैंड मासेस। जनरल स्लोप जो है हमारे पेनिनसुलर प्लेटू की, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी ये जो स्लोप है, ये वेस्ट से ईस्ट स्लोप है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिवर्स दे ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न साइड एंड देन दे फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट, और ईस्ट में जाके वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन आउट हो जाती हैं। कुछ रिवर्स ऐसा नहीं कर रही, जैसे नर्मदा एंड ताप्ती, कुछ मेजर रिवर्स हैं, 2 मेजर रिवर्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो नहीं कर रही। इसका क्या रीजन है? दे आर फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक रीजन फॉर दैट। अब हम एक एक करके धीरे धीरे प्लेटूज की बात करते हैं जो पेनिनसुलर प्लेटू में हमें, पेनिनसुलर रीजन में हमें देखने को मिलेंगे, जैसे सेंट्रल हाईलैंड्स, जिसे हम मध्य भारत पत्थर और मध्य भारत प्लेटू भी कहते हैं। सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द रीजन बिटवीन द मालवा प्लेटू एंड बुंदेलखंड। ठीक है, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, दिस इज द मध्य भारत प्लेटू। मोस्ट ऑफ द प्लेटू कंप्राइजेस द बेसिन ऑफ चंबल रिवर विच फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। सो आप देख सकते हैं चंबल रिवर जो है वो इस मध्य भारत या सेंट्रल हाईलैंड से होकर फ्लो करती है, एंड इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। देन बुंदेलखंड प्लेटू, इट इज द ओल्ड डाइसेक्टेड अपलैंड कंप्राइजिंग ऑफ ग्रेनाइट एंड नीसेस। तो आप देख सकते हैं इग्नियस रॉक्स के बने हुए हैं ये हमारे पेनिनसुलर प्लेटू, और ये हम बुंदेलखंड रीजन की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड रीजन में काफी ज्यादा इरोजनल वर्क हो चुका है बिकॉज ऑफ मेनी रिवर्स विच आर फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन, एंड कल्टीवेशन के लिए जो रीजन है वो काफी ज्यादा अनफिट है। इसके लिए अलग अलग रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि एक तो हम बात करें, पहली यहाँ पे रिवर्स का इरोजन काफी ज्यादा हो चुका है, एक्सटेंसिव इरोजन हो चुका है। सो
सॉइल इरोजन की वजह से द लैंड इज नॉट फर्टाइल एनफ फॉर कल्टीवेशन, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दिस रीजन इज अ काइंड ऑफ सेमी एरिड रीजन। बहुत ज्यादा रेनफॉल भी नहीं होती है बुंदेलखंड के रीजन में, इसलिए जो रीजन है थोड़ा सा सेमी एरिड है, यहां पे एग्रीकल्चर करना इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू में मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू की। सो मालवा प्लेटू इज लोकेटेड ऑन मोर वेस्टर्न साइड। सो मालवा प्लेटू में दो सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज हमें देखने को मिलते हैं, वन फ्लोइंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी एंड वन टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कुछ रिवर्स यहां से ओरिजिनेट होकर आप देख सकते हैं, साबरमती एंड माही रिवर्स विच आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी, बट सम ऑफ द रिवर्स दे आर ओरिजिनेटिंग इन द मालवा प्लेटू लाइक चंबल एंड पार्वती रिवर्स, बट दे आर फ्लोइंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। सो दो ड्रेनेज सिस्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं मालवा प्लेटू में। एक्सटेंसिव लावा फ्लो एंड ब्लैक सॉइल्स पाई जाती हैं इस रीजन में। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जितनी चीजें मैं आपको पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बता रहा हूं, ये आपको नहीं सोचना है कि यही सिलेबस है, यही आने वाला है क्वेश्चंस में, पेपर में। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर रहे हैं कि आपको ये जो सारी टर्म्स हैं मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, इनकी लोकेशन एक बार दोबारा क्लियर हो जाए, लेकिन इनकी एक्सटेंसिव स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी। जो हमारे क्रैश कोर्स में इनके नोट्स हैं डिटेल्ड, या फिर अगर आप दूसरे सोर्सेज से भी पढ़ रहे हैं तो वहां से भी आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि इन रीजन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम अगर इकट्ठा कर सकते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कौन सी है। बिकॉज जो क्वेश्चंस आएंगे आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं होंगे रिगार्डिंग दी पेनिनसुलर प्लेटू, ये मैं आपको बता सकता हूं। अगर हम छोटा नागपुर प्लेटू की बात कर रहे हैं तो मालवा प्लेटू लोकेटेड था ऑन द वेस्टर्न साइड, छोटा नागपुर प्लेटू इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ आवर पेनिनसुलर प्लेटू। ये गोंडवाना रॉक्स का बना हुआ है। गोंडवाना रॉक्स मतलब द रॉक्स विच वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गोंडवाना एज। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इस रीजन में देखने को मिलता है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या है, मोर रिवर्स दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन लोकेशन एंड फ्लोइंग आउटवर्ड्स। अगर यहां पे कोई हायर लोकेशन है जिसकी हाइट ज्यादा है तो यहां से कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होंगी और आउटवर्ड्स दूसरी अलग अलग डायरेक्शंस में जाके फ्लो करने लगेंगी। इसको हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, जो हमें छोटा नागपुर प्लेटू में देखने को मिलता है। दामोदर रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जो इस छोटा नागपुर प्लेटू के बीच में से होकर फ्लो करती है, लगभग दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है छोटा नागपुर प्लेटू को। नॉर्थ में हजारीबाग प्लेटू एंड साउथ में रांची प्लेटू। ठीक है, सो दामोदर रिवर समवट फ्लोज लाइक दिस एंड जाके इस गंगा रिवर की स्टेम में जाके मिल जाती है। ये बेसिकली हुगली रिवर है, इसमें जाके दामोदर जो है ड्रेन आउट हो जाती है। राजमहल हिल्स फॉर्मिंग द नॉर्थ ईस्टर्न जो द प्लेटू आर मेड अप ऑफ बसाल्ट लावा फ्लोज। जो हमारी राजमहल हिल्स हैं वो इस तरफ लोकेटेड हैं। ये छोटा नागपुर प्लेटू का ईस्टर्न हिस्सा बनती हैं हमारी राजमहल हिल्स, तो ये हमारी ईस्टर्न मोस्ट लोकेशन है इन दिस पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, इसके आगे भी एक एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेटू का, गारो खासी जैंतिया हिल्स। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करते हैं डेक्कन प्लेटू की। तो डेक्कन प्लेटू कौन सा प्लेटू है, हमने ऊपर देखा यहां पे आपका बुंदेलखंड रीजन है, मालवा प्लेटू है, मध्य भारत पत्थर है, यह आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, ऊपर हजारीबाग, नीचे रांची। ठीक है, यहां पे रामगढ़ हिल्स हैं। दिस इज दी बघेलखंड रीजन। बघेलखंड रीजन, ये ऑर्डर आपको देखिए बहुत ध्यान से आपको याद रखना है। सबसे वेस्ट में मालवा, फिर आपका बुंदेलखंड, देन बघेलखंड, देन रामगढ़ हिल्स, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेटू में ही आपको हजारीबाग एंड रांची प्लेटू देखने को मिलेंगे। इन प्लेटू रेंजेस के साउथ में ये जो रीजन आ रहा है इसको हम बोल रहे हैं डेक्कन प्लेटू। इस डेक्कन प्लेटू में अगेन देयर आर स्मॉलर प्लेटूज। ठीक है, जैसे कि आपके मैसूर प्लेटू हो गया, ठीक है, आपका महाराष्ट्र प्लेटू हो गया, आपका तेलंगाना हिल्स या फिर तेलंगाना प्लेटू हो गया, दंडकारण्य, दिस इज ऑल्सो अ प्लेटू विच इज फाउंड इन दी छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र बॉर्डर। तो ये अलग अलग स्मॉलर प्लेटूज का बना हुआ रीजन है। तो आपको इन सब टर्म्स को, इनकी लोकेशंस को बहुत ध्यान से देखना है। डेक्कन प्लेटू में एवरेज एलिवेशन कितनी है, 600 मीटर्स, बट कुछ जगहों पे 1000 मीटर्स तक की हाइट हो जाएगी, और ये जगहें आ रही हैं साउथ में। सो साउथ में ज्यादा हाइट है ऑफ आर डेक्कन प्लेटू एज कंपेयर टू द नॉर्थ। तो जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहेंगे हाइट शुड इंक्रीज। 500 meters के अराउंड है इन दी नॉर्दर्न पार्ट एंड इट एक्सटेंड्स अप टू 1000 मीटर इन दी सदर्न पार्ट। जनरल स्लोप इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जनरल स्लोप किस तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वही लोकेशन है, वही जो रिवर्स की फ्लो है, उसी को देख के हमें पता चल रहा है कि जो लोकेशन ओरिएंटेशन है स्लोप का वो है वेस्ट टू ईस्ट, इंडिकेटेड बाय द फ्लो ऑफ मेजर रिवर्स महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और मैसूर प्लेटू एंड छत्तीसगढ़ प्लेन, दैट इज द दंडकारण्य रीजन। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं विच आर लोकेटेड इन दी डेक्कन प्लेटू रीजन। मेघालय प्लेटू की भी बात करते हैं। मेघालय प्लेटू, एज आई टोल्ड यू, दिस इज द प्लेटू विच इज ऑल्सो टेक्निकली एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है इसके साथ क्या गलत हुआ है, इसके साथ ये गलत हुआ कि जब इस प्लेटू का
कोलिजन हुआ था यूरेशियन लैंड मास से, बिकॉज मैंने आपको बताया इंडियन लैंड मास जब कोलाइड किया यूरेशियन लैंड मास से, तो बेसिकली किस लैंड मास की बात कर रहे थे हम? पेनिनसुलर प्लेटू की बात कर रहे थे। व्हेन दिस प्लेटू गॉट कोलाइडेड इनटू द यूरेशियन लैंड मास, तो ये जो हमारा पार्ट था गारो खासी जैंतिया हिल्स वाला, ये पार्ट डिसलोकेट हो गया हमारे प्लेटू के लैंड मास से, एंड द रिवर्स विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज, ये रिवर्स इस पूरे गैप को इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया और अपने डेपोजिशन से यहाँ पे प्लेन्स की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, तो अब हमें जियोलॉजिकली ये लगता है कि हमारा प्लेटू अलग है, एंड ये जो मेघालय में गारो खासी जैंतिया हिल्स हैं ये बेसिकली हिमालय या पूर्वांचल हिल्स का पार्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हिल्स जो हैं वो हमारे प्लेटू रीजन का पार्ट हैं टेक्टोनिकली। क्लियर हुआ? सो दिस प्लेटू एक्सटेंड्स फर्दर ईस्ट फ्रॉम मेघालय और शिलोंग प्लेटू। ठीक है, मेघालय और शिलोंग प्लेटू भी इसको हम बोल रहे हैं, ये गारो खासी जैंतिया हिल्स को हम मेघालय या शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन और करें, असम तक एक्सटेंड होता है ये प्लेटू, वहां पे इसको कार्बी आंगलोंग प्लेटू के नाम से जाना जाता है। द वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्लेटू आर नोन एज गारो, खासी, जैंतिया एंड मिकिर हिल्स। जो मिकिर हिल्स हैं वो आपके कार्बी आंगलोंग रीजन में पड़ने वाली हिल्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी खासी जैंतिया हिल्स 1500 मीटर्स की हाइट है, गारो हिल्स की भी हाइट काफी ज्यादा है, मिकिर हिल्स की हाइट थोड़ी सी कम है। सो द हाईएस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेटू इज द खासी जैंतिया पार्ट। ठीक है, यहां पे आपको सबसे ज्यादा हाइट देखने को मिलेगी इन दी मेघालय प्लेटू। अब बात करते हैं हिल रेंजेस की, जैसे कि अरावली हिल्स। अरावली हिल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं राजस्थान बगार, जो कि बेसिकली हमने अभी पढ़ा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट हम मान रहे हैं, बट टेक्टोनिकली ये हमारे प्लेटू का पार्ट है। इसके ऊपर काफी ज्यादा डेपोजिशन हो गई है बाय द इंडस रिवर सिस्टम, सो देयरफॉर इट लुक्स लाइक इट इज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो अरावली हिल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं, दिल्ली से गुजरात के बीच में रन करने वाली रेंजेस हैं। अगर हम हिल रेंजेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन इंडियन स्टेट्स के थ्रू पास होके जाती हैं कोई भी हिल रेंज। तो जैसे अरावली रेंज है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अरावली रेंज सिर्फ राजस्थान स्टेट में है? तो ऐसा इनकरेक्ट है। अरावली रेंजेस जो हैं वो गुजरात में भी देखने को मिलेंगी, राजस्थान में, हरियाणा में, एक्सटेंडिंग अप टू दिल्ली। तो ये सब चीजें हैं जिन पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है और इस पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ओल्डेस्ट इन इंडिया। हिमालयस के बारे में हम जब भी फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं कि हिमालयस दे आर फोल्ड माउंटेन्स, हम वहां एक टर्म और लगाते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, बिकॉज हिमालयस दे आर रिलेटिवली वेरी यंग फोल्ड माउंटेन्स। बट अगर हम अरावली की बात कर रहे हैं तो ये वर्ल्ड में सबसे पहले बनी हुई फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है, और इंडिया में तो अरावलीज दे आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। अरावलीज का जब फॉर्मेशन हुआ था, जब ये यंग फोल्ड माउंटेन्स थे, तब अरावलीज की हाइट काफी ज्यादा थी, जो करंटली हिमालयस की हाइट है। एस्टिमेट किया जाता है कि उतनी ही हाइट अरावलीज की भी रही होगी, बट ये अरावलीज की फॉर्मेशन काफी सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स, सिर्फ 50 मिलियन ईयर्स नहीं, 100,000 मिलियन ईयर्स तक जो अरावलीज है उनकी फॉर्मेशन हो चुकी थी, और काफी ज्यादा इरोजन एंड डेन्यूडेशन के बाद इनकी हाइट डिक्रीज हो चुकी है, जो हम आज के टाइम पे देख रहे हैं। रेंज इज प्रोमिनेंट इन राजस्थान बट लेस डिस्टिंक्ट इन हरियाणा एंड दिल्ली। एवरेज एलिवेशन आप देख रहे हैं 400-600 मीटर्स तक की ही एवरेज एलिवेशन है, बहुत ज्यादा एलिवेशन नहीं है। कुछ रीजन्स में एलिवेशन काफी ज्यादा है, वेल अबव दी 1000 मीटर मार्क। जो हाईएस्ट पीक है दैट इज गुरु शिखर, लोकेटेड इन दी माउंट आबू इन राजस्थान एट 1722 मीटर्स। सांभर लेक, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रणथंबोर, माउंट आबू, दिलवाड़ा टेम्पल्स, दे आर फेमस लोकेशंस लोकेटेड इन दी अरावली रेंजेस। इसके अलावा राजस्थान में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो अरावली रेंजेस में पड़ने वाली हैं। कुछ रिवर्स भी हैं जो अरावली रेंजेस में से ओरिजिनेट हो रही हैं, जैसे अगर हम बात करें लूनी रिवर की, तो ये ओरिजिनेट होने वाली है अरावलीज में से। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप ज्योग्राफिकल मैप्स को देखते हैं। बार बार मैप्स को देखना है, और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है इंडिया के मैप को आपको बार बार देखना है। जैसे ये मैप मैंने आपके सामने रखा हुआ है, अगर इस मैप को आप बार बार देखेंगे, ठीक है, एटलस को बार बार ऑब्जर्व करेंगे, आपको ये जो तस्वीर है आपके माइंड में धीरे धीरे छप जानी चाहिए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक कच्छ पेनिनसुला है, कठियावाड़ पेनिनसुला है, कल को आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि कठियावाड़ पेनिनसुला इज लोकेटेड वेयर, इन विच स्टेट, तो ये आपको इस मैप को देखने से ही पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कठियावाड़ पेनिनसुला किस तरफ लोकेटेड था। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, आप बता पाएंगे बड़ैल रेंज कहां है, मिकिर हिल्स कहां पे है, दाफला हिल्स कहां लोकेटेड है। तो ये सारी ओरिएंटेशन ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने में मदद मिलेगी इफ यू आर वेरी मच क्लियर रिगार्डिंग दीज ऑल टर्मिनोलॉजी। जो डिफरेंट नेम है, डिफरेंट नेम्स हैं, इनको याद करना आपके लिए जरूरी हो जाएगा, और इसमें मैं आपकी मदद यही कर सकता हूं कि आपको रिविजन करवा सकता हूं। याद करने का और मेहनत करने का काम आप ही का है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी हिल्स की बात कर रहे हैं, विंध्यन एंड सतपुरा हिल्स। सो जनरल एलिवेशन 300 to 650 मीटर्स फॉर विंध्यन हिल्स। ये आपकी विंध्यन रेंज है, कंपोज्ड ऑफ हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ एंशिएंट एज। जो विंध्या रेंजेस हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई हैं। ईस्टवर्ड्स इन्हें कैमूर हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। जो विंध्या रेंज है कैमूर हिल्स के नाम से आगे एक्सटेंड होती हैं, उत्तर प्रदेश तक जाती हैं।
दिस acts as a watershed between गंगा सिस्टम एंड द रिवर सिस्टम्स ऑफ साउथ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए विंध्या रेंज के नॉर्थ में जितनी रिवर्स फ्लो कर रही हैं दे विल बी फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी वो, और किस रिवर के थ्रू? गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा का जो रिवर सिस्टम बन रहा है, जो डेल्टा बन रहा है, यहां पे जाके वो डिबाउच हो जाएंगे इन द बे ऑफ बंगाल। बट विंध्या रेंज के साउथ में जो भी रिवर्स हैं उनका ड्रेनेज अलग है, वो हिमालयन रिवर्स नहीं है, वो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, और ये वाटरशेड बन जाता है बिटवीन द गंगा सिस्टम एंड द रिवर सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया। वाटरशेड इज द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट रिवर सिस्टम्स। विंध्यास के साउथ में नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ठीक है, विंध्या रेंजेस के साउथ में नर्मदा फ्लो करेगी, एंड उसके साउथ में लोकेटेड है सतपुरा रेंज। तो सतपुरा रेंज इज सैंडविच्ड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। इट इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती। धूपगढ़ नियर पचमढ़ी ऑन महादेव हिल्स इज द हाईएस्ट पीक। महादेव हिल्स में धूपगढ़ लाई करता है, एंड ये हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज का। महादेव हिल्स भी बेसिकली क्या है? वो सतपुरा रेंजेस का ही पार्ट है महादेव हिल्स। फिर बात आती है वेस्टर्न घाट्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेस्टर्न घाट्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस लगभग हर साल आ रहे हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा चीजें पता होनी चाहिए। पहली तो बात, 6 स्टेट्स में लाई करता है वेस्टर्न घाट, ठीक है, 6 स्टेट से होकर गुजर रहा है वेस्टर्न घाट्स। स्टीप साइडेड, टेरेस्ड, फ्लैट टॉप्ड हिल्स प्रेजेंटिंग अ स्टेप्ड टोपोग्राफी फेसिंग द अरेबियन सी कोस्ट। अब देखिए, अगर हम फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं, जैसे हिमालयस, दे आर फोल्ड माउंटेन्स, फोल्डिंग के प्रोसेस से बने हैं हमारे हिमालयस, वहां पे आपको कोनिकल पीक्स देखने को मिलती हैं, बट कोनिकल पीक्स आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को उतनी नहीं मिलेंगी। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इरोजन जो पीक्स हैं वो थोड़ी कोनिकल आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर हम टेक्टोनिकली या जियोलॉजिकली बात कर रहे हैं, दीज आर फ्लैट टॉप्ड हिल्स। इनकी फॉर्मेशन का तरीका भी अलग है। फॉर्मेशन कैसे हुई थी? वोल्केनिक डिपोजिशन से। अगर आप हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन की बात करें, हियर इज अरेबियन सी, अरेबियन सी के बाद यहां से हमारा लैंडमास स्टार्ट हो रहा है, और जहां पे लैंडमास स्टार्ट हो रहा है पहले आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स, और इसके बाद का जो रीजन है दिस इज बेसिकली अ प्लेटू लाइक दिस, ठीक है। और ये जो प्लेटू है किस चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है हॉरिजॉन्टल लावा फ्लोस का। अब इस प्लेटू को अगर आप कोस्टल प्लेन से देखेंगे तब आपको ये माउंटेन्स की तरह दिखाई देगा, एंड बिकॉज ऑफ वेरियस रिवर्स एंड इरोजन, क्योंकि जो लावा फ्लोस थे वो बहुत साल पहले हो चुके हैं, गोंडवाना एज में हो चुके हैं, तो बेसिकली रिवर्स के इरोजन की वजह से ये जो पूरा प्लेटू है डाइसेक्ट हो गया है और हमें हिल्स की तरह दिखाई देता है, दैट इज वेरी स्टीप हिल्स, ठीक है। अगर आप इस साइड से देखेंगे, वेस्टर्न साइड से देखेंगे, हिमालयस दे लुक लाइक अ वेरी स्टीप, सॉरी वेस्टर्न घाट्स दे लुक लाइक वेरी स्टीप माउंटेन्स, बट अगर आप ईस्टर्न साइड से देख रहे हैं तब आपको वेस्टर्न घाट्स की हाइट बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, बिकॉज तब आपकी हाइट भी ऑलरेडी काफी ज्यादा है। सो इस चीज का आप मतलब समझिए, ये स्टीप साइडेड हिल्स हैं, टेरेस्ड हैं बिकॉज स्टेप लाइक फॉर्मेशन है, एंड फ्लैट टॉप्ड हिल्स हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ लावा फ्लोस अलोंग दी अरेबियन सी कोस्ट। डेंस फॉरेस्ट, एम्पल वाइल्ड लाइफ से भरे हुए हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए। एनवायरमेंट का कंपोनेंट जब हम करेंगे तब भी हम देखेंगे कि एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट्स। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ठीक है। जो पाल घाट है इसको आप पलक्कड़ गैप के नाम से भी जानते हैं, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, दिस इज द पलक्कड़ गैप। तो पलक्कड़ गैप, धालघाट एंड भोर घाट, दीज आर सम इंपॉर्टेंट पासेस विच डाइसेक्ट द वेस्टर्न घाट्स। नीलगिरी हिल्स मार्क द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। नीलगिरी हिल्स साउथ में लाई करती हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स का जंक्शन है नीलगिरी हिल्स के पास। 3 रेंजेस रेडिएट इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अनाईमुडी। अनाईमुडी क्या है? अनाईमुडी अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है, और यहां से 3 रेंजेस अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएट हो रही हैं। अन्नामलाई इन दी नॉर्थ, पलानी इन दी नॉर्थ ईस्ट, एंड कार्डमम टू दी साउथ। सो ये जो अनाईमुडी पीक है इसके साउथ में कार्डमम हिल्स हैं, नॉर्थ में अन्नामलाई हिल्स हैं, एंड नॉर्थ ईस्ट में इस तरफ आपको पालनी हिल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम हिल्स, दे आर टेक्निकली नॉट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वो वेस्टर्न घाट्स का टेक्निकली पार्ट नहीं है। थालघाट गैप से वो अलग हो जाती हैं वेस्टर्न घाट से, बट दीज आर नोन एज सदर्न हिल्स, और इनकी हाइट सबसे ज्यादा है। अनाईमुडी जो है वो साउथ इंडिया में हाईएस्ट पीक है, ठीक है, हाईएस्ट पीक इन दी साउथ इंडिया। अब बात आ रही है ईस्टर्न घाट्स की। सो ईस्टर्न घाट्स दे आर रनिंग अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, एंड दीज आर ब्रॉड प्लेन्स, ठीक है, ब्रॉड प्लेन्स हैं ये हमारे ईस्टर्न प्लेन्स। जो वेस्टर्न घाट्स के अलोंग वेस्टर्न प्लेन्स बने हुए थे वो प्लेन्स नैरो हैं, यानी अरेबियन सी कोस्ट के बीच में एंड वेस्टर्न घाट्स के बीच में बहुत ज्यादा विथ नहीं है, बट ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में काफी ज्यादा विथ है। इसका मतलब ईस्टर्न प्लेन्स जो है हमारे वो काफी ब्रॉड प्लेन्स हैं।
और ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहली तो बात इनकी हाइट नहीं है जितनी वेस्टर्न घाट्स की हाइट थी, क्योंकि अभी हमने देखा डेक्कन प्लेटू में हाइट जो है इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो ईस्टर्न घाट्स की पहली तो बात हाइट उतनी ज्यादा नहीं है। दूसरी बात हाईली ब्रोकन एंड डिटैच्ड हिल्स हैं, जैसे कि हमने देखा वेस्टर्न घाट्स में जो हमारे गैप्स थे या पासेस थे वो काफी कम है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में तो बहुत ही डिसकंटिन्यूअस हिल्स हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कुछ रीजन्स में आपको हिल्स देखने को मिलती हैं, जैसे हम गड़जात हिल्स की बात कर रहे हैं या महेंद्रगिरी की बात कर रहे हैं, मलायगिरी की बात कर रहे हैं जो ओडिशा में लाई करेंगी। और फिर बीच में आंध्र प्रदेश के रीजन में तो एक जहां पे कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स नीचे आके गिर रही हैं, इस रीजन में तो ये बिल्कुल गायब हो जाता है ईस्टर्न घाट जैसे आप कह सकते हैं। एंड कृष्णा के बाद कृष्णा रिवर के साउथ में ये हिल्स दोबारा से ओरिजिनेट होना स्टार्ट करती हैं। सो देयरफॉर ओनली इन द नदर्न पार्ट बिटवीन महानदी एंड गोदावरी ईस्टर्न घाट्स एग्जिबिट ट्रू माउंटेन कैरेक्टर, यानी कि जो ट्रू हिली कैरेक्टर है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, नदर्न पार्ट में देखने को मिलेगा बिफोर गोदावरी, यानी गोदावरी के नॉर्थ में इसी रीजन में झिंदागढ़ा पीक आ रही है विच इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है, टॉलेस्ट पीक है यहाँ पे। द ईस्टर्न घाट्स रीअपीयर एज मोर और लेस अ कंटिन्यूअस हिल रेंज इन दी आंध्र प्रदेश वेयर दे आर नोन एज नल्लामला रेंज। तो कृष्णा के साउथ में नल्लामला हिल्स आएंगी। नल्लामला हिल्स से जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो थोड़े से कंटिन्यूअस हो जाते हैं अब, क्योंकि अब जो रिवर्स आ रही थी कृष्णा गोदावरी जैसी बिग रिवर्स, अब वो रिवर्स कम हो गई हैं। सो देयरफॉर नाउ दीज ईस्टर्न घाट्स दे आर मोर कंटिन्यूअस। टू द साउथ द हिल्स एंड प्लेटूज अटेन वेरी लो ऑल्टीट्यूड्स, ओनली जावड़ी हिल्स, शिवरॉय हिल्स और टू डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ 1000 मीटर एलिवेशन। तो जैसे जैसे आप ईस्टर्न घाट्स में साउथ की तरफ आ रहे हैं जो आपकी हाइट है वो कम होती जा रही है। सिर्फ जावड़ी हिल्स एंड शिवरॉय हिल्स, ये दोनों हिल्स तमिलनाडु रीजन में लाई करेंगी, तमिलनाडु स्टेट में लाई करेंगी, यहां पे 1000 मीटर की एलिवेशन क्रॉस हो रही है। फर्दर साउथ जाओगे तो ईस्टर्न घाट्स दे मर्ज विद वेस्टर्न घाट्स एट दी नीलगिरी माउंटेन रेंजेस। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के बीच में डिफरेंसेस ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको क्रैश कोर्स में मैंने आपको बताया हुआ है। और भी अगर आप सोर्सेस कंसल्ट कर रहे हैं तो वहां भी आपको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स के बीच के डिफरेंसेस, हाइट में डिफरेंस है, रगेडनेस में डिफरेंस है, कंटिन्यूअस ज्यादा है वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स उतने कंटिन्यूअस नहीं है। रिवर्स कहां से ज्यादातर ओरिजिनेट हो रही हैं तो वेस्टर्न घाट से ज्यादा रिवर ओरिजिनेट होती हैं, ईस्टर्न घाट से उतनी रिवर्स ओरिजिनेट नहीं होंगी। ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां है तो वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो ये जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं बिटवीन दी टू घाट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, इसको भी आपको याद रखना है, इसको रट लेना है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। और वेस्टर्न घाट्स पे तो मैं सही बता रहा हूं आपको, 2020 की बात करिए या 2021 की बात करिए, क्वेश्चन वेस्टर्न घाट्स पे बना कि वेस्टर्न घाट्स के बिना यूपीएससी का प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाए, ये मुझे नहीं लगता होगा। वेस्टर्न घाट्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अब वो चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो या मैप बेस्ड क्वेश्चन हो, बिल्कुल ये चीज बाद में देखी जाएगी, बट वेस्टर्न घाट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आने ही वाला है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्लेसेस टू नो, प्लेसेस टू नो इन इंडिया। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको मैं बताऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा उन प्लेसेस की विच रिमेन इन न्यूज। अब देखिए इंडिया में आप किसी भी करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन उसके साथ एसोसिएटेड है। किन रीजन्स पे आपको ध्यान देना है? सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया की, रट लीजिए, इसको रटिए। इसको रटने का क्या मतलब है? अगर आप रटना मुश्किल है, मैप देखिए, मैप में लोकेशंस को मार्क कर दीजिए। जैसे मैंने ये मैप आपको यहां पे शो किया है, द हेरिटेज साइट्स इन इंडिया दे आर लोकेटेड इन दिस मैप, ठीक है। इस मैप में किस स्टेट में कौन सी हेरिटेज साइट है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि फॉर एग्जांपल आपको बोल देगा खजुराहो, बोध गया, सन टेम्पल, और इनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट बता देगा कि बताओ कौन सा स्टेट करेक्टली मैच हुआ है। आपको पता होना चाहिए किस स्टेट की बात हो रही है। हो सकता है आपको इनमें से 3 हेरिटेज साइट सेलेक्ट की, 4 हेरिटेज साइट सेलेक्ट की, उनको बोल दिया नॉर्थ साउथ ऑर्डर में करेक्टली अरेंज करना है, बताओ क्या करेक्ट ऑर्डर है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, इन विच स्टेट दे आर लोकेटेड। और क्योंकि ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं तो इनके बारे में कुछ फीचर्स भी आपको हो सकता है पता होने चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे कुछ फीचर्स, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, कुछ नेचुरल प्लेसेस हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां पे लोकेटेड हैं ये भी पता होना चाहिए। इनका एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है ये भी पता होना चाहिए। एनवायरमेंट और ज्योग्राफी बिल्कुल लिंक हो गए हैं यहाँ पे। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मैं एक एक करके आपको इनके बारे में नहीं बताने वाला हूं, बट इन दिस मैप आई हैव शोड यू दीज साइट्स बिकॉज ये इंडिकेशन दे रहा हूं मैं आपको कि शाम के लिए तैयार हो जाइए। शाम को आपको मैप के जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछूंगा मैं। आपको प्रोटेक्टेड साइट्स के ऊपर क्वेश्चन आज शाम को मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। प्रोटेक्टेड साइट्स दैट इज नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एटसेट्रा, इसमें आपकी रामसर साइट्स भी आएंगी, इसमें आपके बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स भी आएंगी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी आएंगे, टाइगर रिजर्व आएंगे, एलिफेंट रिजर्व आएंगे। तो ये चीजें मैं एनवायरमेंट के कंपोनेंट में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसके लिए अलग से हम सेशन ही रखेंगे,
ठीक है, इनके एमसीक्यूज हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो आज के शाम का सेशन जो होने वाला है आप लोगों के साथ, उसमें मैं प्रोटेक्टेड साइट्स की, एनवायरनमेंट के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। मैं किनको इंक्लूड करूंगा? मैं इंक्लूड करूंगा मेजर पोर्ट्स को, इंपॉर्टेंट रीजन्स को, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये हॉट रीजन है अभी, इसके बारे में चीजें पढ़िए। देन करतारपुर कॉरिडोर, सदर्न हिल्स दैट इज अन्नामलाई, नीलगिरी एंड कार्डमम रेंजेस, इंडियन आइलैंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, शहीद आइलैंड, स्वराज आइलैंड। ये आइलैंड्स कहाँ है मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं, ये मैंने आपको चीजें बता दी हैं कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करके आइए, क्योंकि शाम को जो सेशन मैं लेने वाला हूं आप लोगों के साथ, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें। ठीक है, तो बेसिकली मोटो क्या है? मोटो ये है कि जो भी आपका इंडिया का मैप देख रहे हैं, आपको एक पॉलिटिकल मैप स्टडी करना है और एक फिजिकल मैप स्टडी करना है। ज्यादा ध्यान से कौन सा मैप स्टडी करना है? ज्यादा ध्यान से पॉलिटिकल स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल मैप स्टडी करते हैं तो वहां से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आपको आसानी होगी, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस हो, इकोनॉमी के क्वेश्चंस हो, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हो, उनको भी सॉल्व करने में आसानी होगी। फिजिकल ज्योग्राफी के मैप्स को अगर आप देख रहे हैं इंडिया के, तो आपको लैंडफॉर्म्स को समझने में मदद मिलेगी, हिल रेंजेस को डिमार्केट करने में मदद मिलेगी। तो आपको ये सारी चीजें जो हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। मैप्स को पढ़ के आइएगा। क्रैश कोर्स में मैंने एक्सटेंसिवली आपको मैप बेस्ड लोकेशंस भी कवर करवा रखी हैं, तो इस तरीके से आपको सारी मैप बेस्ड लोकेशंस इनके बारे में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता 100% आपको पता ही होगा। तो जो हम एमसीक्यूज कवर करेंगे आज शाम को, उसमें हम देखेंगे कि कितनी अच्छी प्रिपरेशन है आपके रिगार्डिंग मैप्स, और वहां से आपको यह भी पता चलेगा कि कितना ज्यादा और काम करने की जरूरत है आपको मैप्स के ऊपर, क्योंकि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी में पूछे जाने वाले हैं, यूपीएससी 2020 में या फिर 2021 में, तो आप ये समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें से एटलीस्ट 10% क्वेश्चंस जो होंगे वो प्योरली मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, प्योरली मैप बेस्ड। अगर आपको एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सिर्फ ज्योग्राफी के, तो उनमें से एक या दो क्वेश्चन में से दोनों क्वेश्चन जो हैं वो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। वर्ल्ड मैप एंड स्पेशली इंडियन मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा आपके लिए स्ट्रेस कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ये जो हमारा स्थापना का सेशन है, इसमें हमने इंडियन लैंडफॉर्म्स को थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, ब्रीफली रिवाइज किया है, एंड हमने इंडियन इंपॉर्टेंट प्लेसेस को मैप्स में कैसे देखना है ये देखने की बात की है। किन किन चीजों को देखना है मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं। आपको शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि स्टेट्स एंड बॉर्डर्स ऑफ दो स्टेट्स, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इंडिया के स्टेट्स, उनके बॉर्डर्स के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। उसके बाद जो लैंडफॉर्म्स हमने डिस्कस किए हैं, उन लैंडफॉर्म्स में आ रही हैं आपकी हिल रेंजेस, आपके प्लेटूज, आपकी रिवर्स का सेशन हम कल लेने वाले हैं। ठीक है, रिवर्स की हम बात अलग से करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम की बात अलग से करेंगे, बट दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। रिवर्स को भी आपको देखना है कि किन स्टेट्स के थ्रू फ्लो होके जा रही हैं। ठीक है, तो आपको उसके बाद लैंडफॉर्म्स पढ़नी है। फिर आपको करंट अफेयर से लिंक करते हुए जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, कुछ सिटीज न्यूज में रही होंगी, जम्मू कश्मीर यूटी न्यूज में रही है, लद्दाख यूटी न्यूज में रहा है, इन रीजन्स को मैप में देखना है। और उसके बाद मैंने आपको हॉटस्पॉट रीजन बताए हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया इंडिया का, आइलैंड्स हो गए। मैंने आपको कुछ आइलैंड्स के नाम अभी लिए थे, मैंने उनके बारे में आपसे ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि मैं अपने एमसीक्यूज को आपके सामने स्पॉइल नहीं करना चाहता हूं। कुछ आइलैंड्स के नाम लिए थे मैंने आपके लिए, उनके बारे में पढ़ाई करिए। अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स में कौन से आइलैंड्स हैं, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ाई करनी है। और इसके साथ आपको जो करंट अफेयर्स में कुछ प्लेसेस रही हैं, जैसे करतारपुर कॉरिडोर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज के सेशन में, आज के प्रयास के सेशन में जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा ये स्थापना का सेशन यहां पे ओवर होता है। मिलते हैं आज शाम को 8 बजे और इन पे ऊपर क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए फटाफट रिवाइज करिए, अपने बुक्स को खंगालिए, क्रैश कोर्स के अपने मॉड्यूल्स को दोबारा देखिए और जो है आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।